ओके बेटा, चलो। हाँ जी, अब मुझे जल्दी से ये बताओ, कल मैंने आप लोगों को कुछ कुछ रूल्स सिखाए थे बायबैक ऑफ शेयर्स के। और रूल्स मैंने आप लोगों को सिखाए थे, क्या क्या रूल्स थे जल्दी जल्दी बताओ। मैंने आपको बताया था सबसे पहला, अगर आपको बायबैक करना है तो सबसे पहली बात आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा करने की परमिशन होनी चाहिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा करने की परमिशन नहीं है तो आप लोग बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। दूसरी बात बेटा, मैंने बताया था कि अगर आपको बायबैक करना है तो आपको शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। लेकिन अगर बायबैक 10% से ज्यादा नहीं है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन काफी है, आपको अलग से रेजोल्यूशन पास कराने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरी बात बेटा हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि अगर आप बायबैक करते हो तो कंपनियों को बायबैक कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर अंदर सारे शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करना कंपलसरी है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद आरओसी में रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद में बेटा मैंने बात की थी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, सोर्सेज ऑफ बायबैक। जब अपन बायबैक करते हैं तो अपन बायबैक के अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक रहता है फेस वैल्यू और दूसरा रहता है प्रीमियम ऑन बायबैक। अब जो फेस वैल्यू है इसका बायबैक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, और दूसरा है फ्री रिजर्व्स। ठीक है, जितना बायबैक फ्री रिजर्व के पैसों से होगा उतना पैसा आपको फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और सीआरआर सिर्फ एक चीज के काम आता है, क्या? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के काम आता है। अच्छा, प्रीमियम ऑन बायबैक की बात करें तो पहले किससे मीट आउट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से, और वो कम पड़ा तो फ्री रिजर्व से। ठीक है, अच्छा। फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको मतलब समझाया था सेल प्रोसीड का। अगर आपने शेयर या सिक्योरिटी को एट पार इशू किया है तो सेल प्रोसीड क्या मानी जाएगी? पार वैल्यू। प्रीमियम पे इशू किया तो भी पार वैल्यू, और डिस्काउंट पर इशू किया तो डिस्काउंटेड वैल्यू। अच्छा, क्या डिस्काउंट पर इशू करना अलाउड है भारत में? नहीं, तो डिस्काउंट पर इशू करना अलाउड ही नहीं है, तो डिस्काउंट वाला पॉइंट कभी हमारे काम आएगा नहीं। क्लियर है बात? अच्छा, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आइए बेटा पॉइंट नंबर 2। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना। अब यहां पे मैंने लिखा सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का क्या मतलब है? मान लो बेटा आपने कोई शेयर या डिवेंचर पहले से इशू कर रखा है जो पार्टली पेड है, आप उस पर फाइनल कॉल का पैसा मंगवाकर बायबैक कर सकते हो क्या? आप फाइनल कॉल का पैसा मंगवाकर बायबैक कर सकते हो क्या? जवाब है नहीं। अगर कोई पुराना शेयर या पुराना डिवेंचर इशूड है और वो पार्टली पेड है तो आप उस पर फाइनल कॉल का पैसा मंगवाकर बायबैक के काम नहीं ले सकते। मतलब बायबैक के लिए आपको नया ही इशू करना पड़ेगा, पुराने वालों का कॉल मनी लेकर आप बायबैक नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसा समझो, जानकारी कुछ ऐसी है कि भैया मेरे पास 1,00,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक, फुल्ली पेड। ठीक है, और साथ में मेरे 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर भी मैंने इशू कर रखे हैं, 100 रुपए का एक है, ₹70 पेड है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मैं 10,000 इक्विटी शेयर का बायबैक कर लूं। मैं चाहता हूं कि मैं 10,000 इक्विटी शेयर का बायबैक कर लूं, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या मैं ये 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर पर ये जो बचे हुए 30 रुपीज की फाइनल कॉल है, ये पैसा मंगवाकर क्या मैं बायबैक कर सकता हूं? बोलो बोलो बोलो। नहीं, नहीं। आप ध्यान रखना, जो भी पुराना इशू है उसका फाइनल कॉल का पैसा मंगवाकर या उसका फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का पैसा मंगवाकर आप बायबैक नहीं कर सकते।
अगर आपको बायबैक करना है तो आपको फ्रेश इशू लेकर के आना पड़ेगा, आप पुराने इशू से बायबैक नहीं कर सकते। गॉट दिस पॉइंट? बेटा आप जल्दी से मुझे बताओ, फ्रेश इशू वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया कि सर ऐसा नियम क्यों बनाया, ऐसा नियम क्यों बनाया, हम कॉल मनी से बायबैक क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें पहले तो कॉल मनी का फंडा समझाता हूं। कॉल मनी का फंडा कैसे होता है बेटा, कि जैसे मान लो तुम्हें एक फैक्ट्री लगानी है, तुम्हें एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, ये तुम्हें एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। अब फैक्ट्री लगाने के लिए तुमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, पर 1 करोड़ एक साथ थोड़ी चाहिए, पहले 20 लाख चाहिए जमीन खरीदने के लिए, फिर 10 लाख चाहिए फाउंडेशन बनाने के लिए, फिर 20 लाख चाहिए फैक्ट्री की बाकी बची हुई बिल्डिंग बनाने के लिए, फिर 20 लाख रुपए चाहिए मुझे मशीनों के लिए, फिर 20 लाख रुपए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, हाँ कि ना? तो आपको पैसा धीमे धीमे चाहिए होता है, और क्योंकि पैसा हमें धीमे धीमे चाहिए होता है, इसलिए हम थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे मंगवा लेते, थोड़ा पैसा अलॉटमेंट पे मंगवाते, फिर फर्स्ट कॉल पे मंगवाते, फिर सेकंड कॉल पे मंगवाते, फिर थर्ड कॉल पे मंगवाते हैं, ऐसे ही करते हैं अपन। तो जैसे जैसे पैसों की आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे पैसे मांगे जाते हैं। बोलो यस और नो? दो, 2-3 कॉल होती है, बाकी इस पे कोई लिमिट नहीं है मेरे हिसाब से। अब सुनो, अब यहां पर इस तरीके से धीमे धीमे पैसा मंगवाया जाता है, क्योंकि इस्तेमाल ही धीमे धीमे करना है। आ रही मेरी बात समझ में? अब मेरी बात को समझो, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 30 रुपए आने वाले हैं इसका ऑलरेडी एक पर्पस है, हाँ कि ना? मैं धीमे धीमे क्यों मंगवा रहा हूं, क्योंकि मेरे को धीमे धीमे जरूरत पड़ रही है। अब मेरे अगर प्रेफरेंस शेयर पर 30 रुपए आने बाकी हैं, इसका मतलब भाई साहब कोई ना कोई काम इस 30 रुपए से होना है, और अगर ये 30 रुपए मैंने इधर काम में ले लिए तो उधर मेरी फैक्ट्री अटक जाएगी और लोगों का 70 रुपया वेस्ट हो जाएगा, हाँ कि ना? आधी बनी हुई फैक्ट्री किस काम की है? तो अगर मैंने ये 30 रुपए बायबैक में खर्च कर दिए तो फिर फैक्ट्री जो है वो कंप्लीट कैसे करूंगा? नंबर 2 सुना, जब भी हम कोई इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब जिनसे पैसा मांग रहे, हम उनको पर्पस बताते हैं, हम उन्हें पहले बताते हैं कि देखो साहब आपका पैसा इस फैक्ट्री में लगाएंगे। अब पर्पस तो आपने पहले ही बता रखा है फैक्ट्री, फिर 30 रुपए मंगा के बायबैक में ले सकते हो क्या काम में? जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर के आती है तो वो पूरा हिसाब बताती है कि हम इस पैसे को कहां कहां लगाएंगे। तो जब ये 5 साल पहले या 2 साल पहले जब ये प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ होगा, तब हमने लोगों को प्रोस्पेक्टस में बताया होगा कि तुम्हारा पैसा कहां कहां लगाने वाले हैं। अब ये पैसा लगाने का वादा तो फैक्ट्री में किया, अब इधर बायबैक के काम में ले सकते हैं क्या? ठीक है, ऐसे तो जनता के साथ में क्या हो जाएगा? धोखा। इसलिए अगर आपको बायबैक करना है तो फ्रेश इशू लेकर आओ और लोगों को बताओ कि भाई साहब तुम्हारे से जो पैसा ले रहे हैं इसका इस्तेमाल बायबैक में होगा। बताओ पहले लोगों को, बाद में काम में लो। क्लियर है बात? देखो, अभी इस सवाल का जवाब अगले पॉइंट में आएगा, ये शेयर एंड सिक्योरिटी वाले में। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है? तो पुराने इशू का पैसा काम में नहीं ले सकते, आपको बायबैक करना है तो फ्रेश इशू ही लाना पड़ेगा। ठीक है सर, लिखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, फॉर the purpose of buyback we will have to make fresh issue. We will have to make fresh issue of shares and securities. We will have to make fresh issue
of shares and securities. It means we can't use call money from existing partly paid shares and securities. तो बेटा जो हमारी अभी पुरानी पार्टली पेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी है उन पर कॉल मनी वाला पैसा काम में नहीं ले सकते। बेटा ये जो कॉल मनी और एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर्स, इन दोनों बातों को और ये कांट को हाईलाइट कर लेना, ठीक है? ये हाईलाइट कर लेना, हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब तीसरी बात समझाता हूं, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट, बायबैक करने के लिए आप सेम तरह का शेयर या सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, पर इक्विटी शेयर इशू करके पैसा नहीं ला सकते। क्लियर मेरी बात? अगर आप प्रेफरेंस शेयर का बायबैक कर रहे हो तो आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, पर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर मान लो आप बायबैक कर रहे हो डिवेंचर का तो आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, लेकिन डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। मतलब सेम नेचर का शेयर या सिक्योरिटी बायबैक के लिए इशू नहीं हो सकता। तो लिखो, वी कांट इशू शेयर्स, या ऐसा लिखो, वी कांट इशू same type of share and security which we are buying back। हम जो बायबैक कर रहे हैं वो सेम तरह की इशू नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस बात को समझाने के लिए मैं बताता हूं, दो कॉलम बना लेते हैं, बायबैक और दूसरा अलाउड इश्यूज। हाँ जी, सबसे पहला, अगर आप बायबैक कर रहे हो इक्विटी शेयर्स का तो जल्दी से बताओ, अगर इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो पैसा अरेंज करने के लिए क्या क्या इशू हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स। सही बात है। अच्छा, ये बताओ, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक कर रहे हो तो आप क्या क्या इशू कर सकते हो? इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। और बेटा अगर आप डिवेंचर का बायबैक कर रहे हो तो
तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, और आप बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हो, लेकिन डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों, इन दोनों का बायबैक सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ किसका बायबैक है? इक्विटी शेयर का, सिर्फ यही हमारे सिलेबस में है। तो बेटा अपन जितने भी सवाल करेंगे वो सारे सवाल किसके बारे में होंगे? इक्विटी शेयर के बायबैक के बारे में होंगे। गॉट इट? बेटा जल्दी जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इधर वाला पूरा पार्ट क्लियर है अपने को? इधर से बताओ, सेल प्रोसीड का मतलब समझ में आ गया, फ्रेश इशू का मतलब समझ में आ गया, शेयर एंड सिक्योरिटी का मतलब समझ में आ गया। शेयर मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी का मतलब डिवेंचर एंड बॉन्ड। इसका मतलब बायबैक के लिए आप इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हो, डिवेंचर भी इशू कर सकते हो, बॉन्ड भी इशू कर सकते हो। शेयर एंड सिक्योरिटी, आ गई मेरी बात समझ में? बेटा आप शेयर एंड सिक्योरिटी दोनों इशू कर सकते हो, बोलो यस और नो? यस। अब सुनो आगे, अब बात करते हैं, ये जो चौथी बात मैं यहां पे लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं इसके ऊपर सवाल बनने का बहुत बढ़िया चांस है। कुछ और बात सुनो, मान लो मैंने कहा सर 10,000 इक्विटी शेयर का बायबैक करना है। पहले पूरी बात को समझो, 10,000 इक्विटी शेयर का बायबैक करना है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, बायबैक प्राइस हमारी 16 रुपए है, मतलब 6 रुपए के प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं। सिंपल सिंपल बात है। मैंने बोला इसके लिए हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, इस काम के लिए मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं। अच्छा सुनो, बायबैक में कर रहा हूं 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है, और इसके लिए मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं, और मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं 10,000, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, ठीक है। अच्छा, मैंने 1 जनवरी को ये इशू किया। कब किया? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मैंने एप्लीकेशन पे मंगवाई 2 रुपए। फिर बेटा 10 फरवरी को मैंने अलॉटमेंट पे मंगवाए 4 रुपए। फिर मैंने 10 मार्च को फर्स्ट कॉल पे मंगवाए 2 रुपए, और फिर मैंने 10 अक्टूबर को फाइनल कॉल पे मंगवाए 2 रुपए, ठीक है। ऐसा सवाल आपके सामने है। अब तुम ध्यान से अगर दिमाग लगाओगे तो बायबैक जो हो रहा है वो 1 अप्रैल 2023 को हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो पैसा तुमने 1 अप्रैल 2023 से पहले मंगवाया है, सिर्फ वही पैसा तो बायबैक के काम में आया होगा। जो पैसा आपने बायबैक के बाद मंगवाया है, क्या ये पैसा बायबैक के काम आया होगा? तो आप ध्यान रखना, ये पैसा नहीं गिना जाएगा। सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू रहेगा सिर्फ ये 8 रुपए। मतलब बायबैक में सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू का पैसा काम कितना आया? 8 रुपए, 10 रुपए नहीं। इसका मतलब क्या निकला? अगर आप बायबैक के लिए कोई फ्रेश इशू लेकर आए हो और उस पर कॉल मनी का पैसा, उस पर कुछ कॉल मनी का जो पैसा है वो पैसा आपको रिसीव हो रहा है बायबैक के बाद, तो जो बायबैक के बाद पैसा आ रहा है वो सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू में गिना नहीं जाएगा। बोलो यस और नो? वो सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू में गिना नहीं जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? लिखो नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 लिखो। इफ देयर इज some fresh issue
for buyback. If there is some fresh issue for buyback, then the then the call money which is received, the call money which is received after the date of buyback, which is received after the date of buyback, will not be taken in sale proceed of fresh issue for the purpose of buyback. तो बायबैक के पर्पस से हम उसे सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू नहीं मानेंगे। बेटा मेरी हैंडराइटिंग समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, तो बेटा हम बायबैक के पर्पस से हम लोग उसे सेल प्रोसीड नहीं मानेंगे। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? बोलो यस और नो। क्लियर है बात? कि आपको ये वाला एग्जाम्पल लिखना है? लिखो ये वाला एग्जाम्पल। ये आ गई डेट ऑफ बायबैक। अब यहां पे सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू कितना माना जाएगा? 10,000 इंटू 8, सिर्फ 80,000 को ही सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू माना जाएगा। गॉट इट? कॉपी कर लो। हाँ जी, यस, कॉपीड एवरीवन? हाँ जी, चलो आगे बढ़ूं। अब आते हैं नोट नंबर 5 पर, और अब मैं आपके साथ में बात करूंगा किसके बारे में? फ्री रिजर्व्स के बारे में। तो पॉइंट नंबर 5, और अब अपन बात करेंगे यहाँ पे फ्री रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा झोल है, या मुझे बोलना चाहिए इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। झोल बोलो, डिस्प्यूट बोलो, थोड़ा सा है। सर क्या झोल या डिस्प्यूट है बता दो। अब डिस्प्यूट या झोल ये है फ्री रिजर्व की परिभाषा
जो बायबैक में दी गई है वो क्या दी गई है कंपनीज एक्ट में? फ्री रिजर्व का मतलब है वो सारे रिजर्व जिनसे आप डिविडेंड बांट सकते हो, और फिर आगे बोला इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से आप डिविडेंड बांट नहीं सकते, लेकिन बायबैक के पर्पज से आप उसको भी क्या मानोगे? फ्री रिजर्व। क्लियर है बात? जल्दी से मुझे बताओ फ्री रिजर्व की परिभाषा क्या है? फ्री रिजर्व की परिभाषा है वो सारे रिजर्व जिनसे आप डिविडेंड बांट सकते हो, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से डिविडेंड नहीं बांट सकते, पर फिर भी वो फ्री रिजर्व की परिभाषा में आएगा, क्योंकि उसे अलग से मेंशन करके इंक्लूड किया है। ठीक है? अब जैसे मान लो यहां पर मैं बोल रहा हूं, यहां पर बहुत सारे बॉयज हैं और बहुत सारी गर्ल्स हैं। ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित। मैंने बोला कि सारी गर्ल्स को आज इस प्रोग्राम के लिए रुकना है, और अर्पित तुमको भी रुकना है। तो आप मुझे बताओ, दैट क्लियरली मीन्स अर्पित इज नॉट अ गर्ल, तभी तो उसको अलग से मेंशन किया है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? फ्री रिजर्व का मतलब वो सारे रिजर्व जिनसे डिविडेंड बांट सकते हैं। फिर मैंने मेंशन किया और इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से डिविडेंड बांटना अलाउड नहीं है, पर फ्री रिजर्व की परिभाषा में वो भी आएगा। ठीक है? तो लिखो फ्री रिजर्व्स means all the reserves which can be used for distribution as dividend, which can be used for distribution as dividend, including security premium, including security premium। और बेटा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्लियर है बात? बेटा बात समझ में आ गई? अब सवाल ये आता है कि सर ये बताओ, रिजर्व्स के नाम के हिसाब से हमें बताओ कि वो कौन कौन से रिजर्व है जिनसे डिविडेंड बांटना अलाउड है। अब सर हमें तो जनरल रिजर्व और पी एंड एल ही पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल रिजर्व और पी एंड एल के अलावा और बहुत सारे रिजर्व होते हैं जिनसे आप लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अब वो कौन से हैं? तो एक काम करते हैं, इसको तो लिख देते हैं पॉइंट नंबर ए। अब लिखते हैं पॉइंट नंबर बी। फ्री रिजर्व्स एंड नॉन फ्री रिजर्व्स आर एज अंडर। अब बेटा जो रिजर्व्स फ्री हैं और जो रिजर्व्स फ्री नहीं हैं, अपन दोनों की लिस्ट यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो पेज के बीच में ऐसा लाइन खींच दो, एक तरफ लिख दो फ्री रिजर्व्स और दूसरी तरफ लिख दो नॉन फ्री रिजर्व्स। मतलब जो फ्री रिजर्व हैं और जो फ्री रिजर्व्स नहीं है। लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, ये जो लिस्ट में यहां पे बना रहा हूं, ये ऑर्डर ऑफ यूज में लिखवा रहा हूं, मतलब आपको इस्तेमाल भी इसी ऑर्डर में करना है। आ गई क्या मेरी बात समझ में? मतलब जब इस्तेमाल करने की बारी आएगी तो इस्तेमाल भी इसी ऑर्डर में करना है। ठीक है? सबसे पहला, अगर आपको कभी भी इंश्योरेंस रिजर्व दिखाई दे, तो इंश्योरेंस रिजर्व के नाम से अगर कभी भी आपको कुछ दिखाई दे,
तो समझ जाना ये एक फ्री रिजर्व है। बच्चे बोलते हैं सर इंश्योरेंस रिजर्व होता क्या है? देखो, इंश्योरेंस कंपनी हमसे हर साल प्रीमियम का पैसा लेती है और फिर किसी साल हमें नुकसान हो जाएगा तो उन्हीं पैसों में से हमें कॉम्पेंसेट कर देगी। क्या यही इंश्योरेंस का धंधा है? इंश्योरेंस कंपनी हर साल मुझसे गाड़ी के इंश्योरेंस के नाम पे 20,000 रुपए लेती है, ठीक है, हर साल लेती है, कुछ वापस नहीं देती। और जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या मेरी गाड़ी में कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हीं पैसों में से थोड़े पैसे मेरे को दे देती है क्लेम के रूप में, हाँ कि ना? अब क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बड़े अमाउंट का होता है, तो उनको लगता है यार इतना सारा अमाउंट हम किसी बाहर वाली कंपनी को देकर नुकसान क्यों उठाए। हम ऐसा करते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट में से 1 करोड़ रुपए हम इंश्योरेंस रिजर्व में डाल के रख लेते हैं, ताकि अगर कभी भी हमें नुकसान हुआ तो हम उस नुकसान की भरपाई इन पैसों में से कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? सेल्फ इंश्योरेंस। तो ये सेल्फ इंश्योरेंस वाला जो पैसा है ना, ये कहलाता है इंश्योरेंस रिजर्व। जब तक नुकसान नहीं हुआ तब तक तो फ्री पड़ा है, हाँ कि ना? तो ये क्या है? इंश्योरेंस रिजर्व भी फ्री रिजर्व होता है, आप आराम से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये क्या होता है बेटा? कंपनियों को जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा निकालकर एक रिजर्व में डाल के रख देती हैं। क्यों? ताकि अगर किसी साल कम प्रॉफिट हुआ या किसी साल घाटा हो गया तो हम इस रिजर्व से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। जैसे मान लो मेरे को इस साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में डाल के रख लिए। अब इसका पर्पस क्या है कि अगर मान लो अगले साल मेरे को घाटा हुआ तो मैं, प्रॉफिट तो है नहीं, तो मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है? मान लो अगले साल मुझे सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो मैं बाकी का डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के पैसों से पे कर दूंगा, तो मेरे शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड की आमदनी हो जाएगी, ठीक? तो ऐसे रिजर्व को क्या बोलते हैं? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब सोचो यार, फ्री रिजर्व होता ही वो है जिससे डिविडेंड बांट सकते हो, तो ये तो है ही डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो ये तो फ्री रिजर्व होना ही है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब अगर आपने कोई एसेट बेची है और एसेट बेचने पर अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ है, जैसे मैंने 1 करोड़ की बिल्डिंग थी, 1 करोड़ 10 लाख में बेची, तो मुझे 10 लाख रुपए का बिल्डिंग बेचने का प्रॉफिट हुआ है, तो याद रखना ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये भी फ्री रिजर्व है, आप इससे भी डिविडेंड बांट सकते हो, रियल प्रॉफिट है, ठीक है? इसके बाद वॉलेंटरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। इस बात को समझना ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इसकी डिटेल में नीचे लिखवाऊंगा। वॉलेंटरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का मतलब होता है, मान लो मैंने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बना रखा है 1 लाख का और मेरी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है 60,000 की। समझ रहे मेरी बात? मैंने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बना रखा है 1 लाख का, जबकि मेरी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी है 60,000 की। तो आप मुझे बताओ, क्या मैंने 40,000 का फंड एक्स्ट्रा बना रखा है? इस एक्स्ट्रा वाले फंड को बोलते हैं वॉलेंटरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। क्लियर है बात? अच्छा, फिर इसके बाद में आती है बात अगला, वॉलेंटरी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। वॉलेंटरी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अब ये वॉलेंटरी स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होते हैं ये समझो, सुनना सब बच्चे इधर ध्यान दो।
इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं? मान लो मुझे 1,000 रुपए की इनकम हुई, तो उसमें से हम बोलते हैं साहब खर्चा कितना लगा, हमने बोला 200 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हुआ 800 रुपए। अब मान लो अगर इनकम टैक्स की रेट 30% है, तो 800 रुपए में टैक्स कितना लगेगा 240। तो बेटा हमें नेट प्रॉफिट कितना होगा 560 रुपीज। सही बात है, ऐसे इनकम टैक्स निकलता है ना। अब हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट में कई जगह पर छूट दी गई है। क्या वो बोलता है कि तुम रिजर्व में पैसा तुम इस रिजर्व में पैसा डाल दो, हम तुमसे टैक्स कम ले लेंगे। क्या बोला? डिडक्शन दे देंगे। तो हमारा जो देश का इनकम टैक्स एक्ट है वो कई जगह पे ऐसा कहता है कि अगर तुमने इस फलाने रिजर्व में पैसा डाला तो हम तुमसे इनकम टैक्स कम वसूल करेंगे, पर शर्त यह है कि तुम 8 साल तक इस रिजर्व का पैसा निकालकर काम नहीं ले सकते। शर्त क्या है? कि तुम अगले 8 साल तक इस रिजर्व से पैसा निकालकर काम नहीं ले सकते। तो ऐसे रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व कानून की वजह से बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? स्टैच्यूटरी रिजर्व। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही क्या? व्हाट इज स्टैच्यूटरी रिजर्व? एक ऐसा रिजर्व जो कानून के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, ये पैसा 8 साल तक काम नहीं लिया जा सकता, तो ये 8 साल तक फ्री रिजर्व नहीं है, क्योंकि आप डिविडेंड छोड़ो, आप किसी भी काम में नहीं ले सकते 8 साल तक, तो ये फ्री रिजर्व नहीं है 8 साल तक। लेकिन 8 साल पूरे होने के बाद फिर तुम्हारा जो मन करे वो इसको काम में ले लो। मतलब 8 साल पूरे होने के बाद तुम इससे डिविडेंड बांट सकते हो। तो आप मुझे बताओ, जिस स्टैच्यूटरी रिजर्व के 8 साल पूरे हो गए, क्या वो फ्री रिजर्व है? हाँ जी, इधर अगर 8 साल पूरे हो गए तो क्या वो फ्री रिजर्व बन गया? तो 8 साल तक कहलाता है कंपलसरी स्टैच्यूटरी रिजर्व, और 8 साल के बाद कहलाता है वॉलेंटरी स्टैच्यूटरी रिजर्व। आप कंपलसरी वाले को काम में नहीं ले सकते, पर वॉलेंटरी वाले को काम में ले सकते। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? इन सब के बाद आप काम में लोगे जनरल रिजर्व को। बेटा जनरल रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं। जनरल रिजर्व बोलो या फिर रेवेन्यू रिजर्व बोलो। फिर पी एंड एल, फिर आप पी एंड एल भी काम में ले सकते हो। ठीक है, फिर आप पी एंड एल को भी काम में ले सकते हो। बोलो, अच्छा क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है? बोलो यस और नो। बोलो यस, सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है। तो सर आपने इसको सबसे लास्ट में क्यों लिखा? सबसे लास्ट में क्यों लिखा, इसका लॉजिक समझाऊंगा, अभी रुक के, पहले लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो फ्री रिजर्व क्या नहीं है। सबसे पहली बात, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो भी बैलेंस है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो भी बैलेंस है, ध्यान रखना बेटा, वो फ्री रिजर्व नहीं होता, क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये तो जब्त किए हुए पैसे, प्रॉफिट थोड़ी है। नंबर 2, रिवैल्यूएशन रिजर्व। बेटा जो भी आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कभी भी रियल प्रॉफिट नहीं माना जाता। और रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट क्योंकि रियल प्रॉफिट नहीं होता। अरे भाई, किसी ने मुझसे पूछा भाई साहब बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी, मैं बोलता हूं 2 करोड़ रुपए, क्योंकि तो मेरे मन के लड्डू है ना, तो मैंने कमाया थोड़ी है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या था? कोई बोलता है यार आपकी मशीन की वैल्यू क्या है, अपन हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोलते,
तो वो प्रॉफिट अपने को रिसीव थोड़ी हुआ है, हमने वो प्रॉफिट कमाया नहीं है। और अगर वो प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इसलिए रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट यूज करना अलाउड नहीं है। बोलो यस और नो। अच्छा, ये बताओ, जो तुम्हारा कंपलसरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, क्या वो काम में लेना अलाउड है? कंपलसरी वाला, वॉलेंटरी वाला काम में ले सकते हो, कंपलसरी वाला काम नहीं ले सकते। एक्स्ट्रा वाला, जैसे मान लो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 1 लाख है, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी 70 है, तो 70 तो कंपलसरी है, क्योंकि यार जो पैसा भरना है उतना फंड तो होना ही चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा है ना वो वॉलेंटरी है, तो एक्स्ट्रा वाला तो फ्री रिजर्व है, कंपलसरी वाला फ्री रिजर्व नहीं है। वैसे ही जो कंपलसरी स्टैट्यूटरी रिजर्व है बेटा, आप उन्हें भी काम में नहीं ले सकते। जो कंपलसरी स्टैट्यूटरी रिजर्व हैं आप उन्हें भी काम में नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दे रखा है तो आप उसे भी काम में नहीं ले सकते। इसके बारे में कुछ और बातें मुझे समझानी है जो भी थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। डन। आप मुझे बताओ ये लिस्ट आपको समझ में आ रही है? एनी डाउट इन दिस लिस्ट? लिस्ट में कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब यहां पर बेटा इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी अपने को गहराई से कुछ कुछ बातें समझनी है, वो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, स्टार्ट। वॉलेंटरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड means extra amount of fund over expected liability। मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है उस एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी के ऊपर जो एक्स्ट्रा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बना रखा है उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी, ठीक है। अब इस बात को एग्जाम्पल से समझाते हैं। इफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड is rupees 1 lakh and expected liability is 70,000, then this extra fund of rupees 30,000 is voluntary workman compensation fund, and 70,000 is compulsory वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। तो बेटा 30,000 तो है वॉलेंटरी, और बेटा 60 और जो 70,000 है वो क्या है? कंपलसरी। अब ये बताओ कंपलसरी वाला यूज करना अलाउड है क्या? क्या वॉलेंटरी वाला यूज करना अलाउड है क्या? सही है। अच्छा चलो,
अब वॉलेंट्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के बाद में अब बात आती है स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं और स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर those reserves which are made to achieve saving of income tax, मतलब बेटा हम इनकम टैक्स बचाने के लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाते हैं। अब आगे सुनो, दीज आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड, these are not allowed to be used for 8 years। और बेटा ये कितने साल तक यूज करना अलाउड नहीं होता? 8 साल तक अलाउड नहीं होता। ठीक है, फिक्स ही है, लगभग फिक्स ही है, हर किसी में 8 साल की लिमिट है लगभग। ठीक है, वैसे ये लिमिट हमारे काम में नहीं आती, हमें तो सवाल में बता देता है, तो हमें ये सोचना ही नहीं पड़ता कि 8 साल हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर में 99% 8 साल की लिमिट रहती है। ठीक है, अब क्या है बात, अप टू 8 years it is कंपल्सरी स्टैट्यूटरी रिजर्व, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लेना। 8 साल तक इसे क्या मानते हैं? कंपल्सरी स्टैट्यूटरी रिजर्व। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 years, after completion of 8 years, these are voluntary statutory reserves allowed for all the uses। मतलब 8 साल पूरा होने के बाद आपका जिस पर्पस के लिए मन करे ना, आप उस पर्पस के लिए काम में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा 8 साल तक ये फ्री रिजर्व नहीं है, 8 साल के बाद फ्री रिजर्व है। मतलब अप टू 8 years नॉन फ्री रिजर्व से, क्योंकि आप किसी भी काम में नहीं ले सकते। और बेटा आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद में ये सब क्या है? फ्री रिजर्व्स। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। क्या भाई? सर हमने इनकम टैक्स तो पढ़ी नहीं, तो हमें अभी ये पता ही नहीं कि कौन से रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं, नाम से पहचानेंगे कैसे? तो लो भाई मैं बताऊं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर आपको सवालों के अंदर किन नामों से दिए जा सकते हैं। ठीक है, पहला आपको ये दिया जा सकता है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व के नाम से। सवाल में कभी भी देखो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, समझ जाना स्टैट्यूटरी रिजर्व है। दूसरा आपको ये दे सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व के नाम से दिया जा सकता है। ये आपको इन्वेस्टमेंट
अलाउंस रिजर्व के नाम से दिया जा सकता है। ये आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के नाम से भी दे सकता है। बेटा ये आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो है उनके नाम से भी दे सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ओके, अब आगे सुनो। अब बात ये आती है कि सर मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व दे रखा है और ये नहीं बता रखा कि इसके 8 साल पूरे हो गए कि नहीं हुए, मतलब ये कंपलसरी है कि वॉलेंटरी है, ये बताएगा ही नहीं, तो आप क्या मानोगे? हमेशा कंपलसरी मानोगे। मतलब आपको ये मानना है कि भाई इसके 8 साल पूरे नहीं हुए, और क्योंकि इसके 8 साल पूरे नहीं हुए इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये फ्री रिजर्व नहीं है। क्लियर है बात? तो लिखो इन absence of information, in absence of information, we will always assume that statutory reserve is not free reserve। मतलब अगर आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व दे दिया और कुछ भी जानकारी नहीं दी कि भाई साहब 8 साल पूरे हो गए कि नहीं हुए, तो आप तो मान लेना 8 साल पूरे नहीं हुए और अपन इसको फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे। क्लियर है बात? अब देखो अगली बात समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये कॉम्प्लिकेटेड है। सवाल में कैपिटल रिजर्व आपको 3 तरीकों से देगा। कैपिटल रिजर्व 3 तरीकों से कैसे देगा बताता हूं। आपको बोलेगा कैपिटल रिजर्व कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। आपको बोलेगा साहब कैपिटल रिजर्व है पर मैंने इसमें डाला क्या है, एसेट को बेचने का प्रॉफिट डाल रखा है। इवन तो ध्यान से सुनना, किसी भी एसेट को बेचने का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डालना अलाउड ही नहीं है, ये कहां जाता है? पी एंड एल में। पर सवाल तुमको बोल रहा है कि नहीं साहब कैपिटल रिजर्व में डाल रखा हमने तो। ठीक, अब आप मुझे बताओ ये कैपिटल रिजर्व जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट डला हुआ है, ये फ्री रिजर्व माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों? देखो नाम गलत है, कैपिटल रिजर्व में डलना नहीं चाहिए था, पर आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, पर है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ना। और अगर ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो ये फ्री रिजर्व है। देख लो अपनी परिभाषा में, अपनी लिस्ट में देखो लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो आप मुझे बताओ अगर आपको कैपिटल रिजर्व दे रखा है ऐसा, तो क्या ये फ्री रिजर्व है? इट इज फ्री रिजर्व। भाई साहब ये फ्री रिजर्व माना जाएगा। मान लो आपको सवाल कहता है कैपिटल रिजर्व कंसिस्टिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। आपको बोल रहा है साहब हमने कैपिटल रिजर्व के अंदर रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट डाल रखा है। अब आप नाम को भूल जाओ, कैपिटल रिजर्व से दिमाग मत लगाओ। कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या है? रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट। क्या रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट रियल प्रॉफिट है क्या? और जो रियल में प्रॉफिट है ही नहीं, आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो अगर आपका कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन वाले प्रॉफिट से बना है तो इट इज नॉट फ्री रिजर्व।
तो याद रखना ये फ्री रिजर्व नहीं है। बोलो यस और नो। और मान लो अगर सवाल में सिर्फ कैपिटल रिजर्व लिख के दे रखा है और कुछ नहीं बता रखा, तो आप उसे फ्री रिजर्व नहीं मानोगे। लिस्ट देख, नॉन फ्री रिजर्व की लिस्ट देखो ऊपर। नॉन फ्री रिजर्व की लिस्ट में सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर सवाल में सिर्फ कैपिटल रिजर्व लिख के दे रखा है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो अपन मानते हैं ये रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट है, अपन उसको फ्री रिजर्व नहीं मानते। ठीक है, तो अगर आपको कैपिटल रिजर्व इज गिवन विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन, बेटा आपको कैपिटल रिजर्व दे रखा है लेकिन उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो आप क्या मानोगे? इट इज नॉट फ्री रिजर्व, आप उसे फ्री रिजर्व नहीं मानोगे। कुल मिलाकर यार बात यह है कि कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व होता ही नहीं है। लेकिन अगर सवाल में बोला कि कैपिटल रिजर्व में हमने एसेट को बेचने वाला प्रॉफिट डाल रखा है, इवन तो ये गलत है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन बोल रहा हमने तो डाल रखा है इसी में, तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा कि भाई साहब गलत रिजर्व में डाल रखा है पर प्रॉफिट तो सही है ना, तो हम उसे फ्री रिजर्व मानेंगे और काम में लेंगे। गॉट इट? अब यार एक बड़ा कलेश है इस पूरे लॉ में, और यहां पे ये जो पॉइंट अभी समझा रहा हूं इसमें बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से, भयंकर गलती। अब यहां पे फ्री रिजर्व की परिभाषा में सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड कर दिया। बोले साहब सिक्योरिटी प्रीमियम तो फ्री रिजर्व में इंक्लूड मानेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन है वो फेस वैल्यू के बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने की परमिशन नहीं देता। अब देखो एक बात को समझो, ऐसा समझो कि बायबैक का सेक्शन एक जनरल सेक्शन है। क्या जनरल सेक्शन की पावर स्पेसिफिक सेक्शन से ज्यादा हो सकती है? मतलब जो सेक्शन सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में है, क्या उससे ज्यादा इस बायबैक वाले सेक्शन की पावर हो सकती है क्या? मतलब ऐसा समझो, तुम्हारे चाचा जी ने तुमको बोला बेटा सामने दुकान पे जाओ, मेरे लिए पान ले आओ या मेरे लिए सिगरेट का पैकेट ले आओ। अब चाचा जी ने बोला तो चाचा जी की बात माननी पड़ेगी, लेकिन फिर पापा ने देख लिया कि चाचा जी गलत काम बोल रहे हैं, पापा ने बोल दिया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब पान की दुकान पे सिगरेट वगैरह लेने नहीं जाओगे तुम किसकी बात मानोगे? पापा की। कंट्रोवर्सी है पर तुम किसकी बात मानोगे? पापा की। वैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम के सेक्शन में फेस वैल्यू के बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना अलाउड नहीं है, और ये बोलता है सब फ्री रिजर्व की परिभाषा में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी गिनेंगे। तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व में गिनेंगे पर काम नहीं लेंगे। नहीं आया समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? देखो इधर देखो, ये देखो, अब फ्री रिजर्व फेस वैल्यू का बायबैक आप फ्री रिजर्व के पैसों से कर सकते हो, पर याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन फेस वैल्यू के बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने की परमिशन नहीं देता। तो अब परिभाषा बोलती है फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड है, और सेक्शन जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन वो फेस वैल्यू के बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने के लिए मना कर रहा है। तो अब क्या करूं? मैं फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को गिनूंगा पर फेस वैल्यू के बायबैक के लिए काम नहीं लूंगा। नहीं आया समझ में? पक्का? अब अगर तुमको मैंने कभी भी बोला बेटा चेक करो फ्री रिजर्व कितने रुपए का है, तो क्या तुम फ्री रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए क्या तुम सिक्योरिटी प्रीमियम को गिनोगे? यस गिनोगे। पर फिर मैं बोलूंगा चलो बेटा आप कौन कौन से फ्री रिजर्व काम में ले सकते हैं,
तो काम में लेते टाइम आप सिक्योरिटी प्रीमियम को काम नहीं लोगे। नहीं आया समझ में? अरे मैंने बोला घर के बच्चे कितने हैं, तो घर के बच्चों में तो मैं तुमको भी गिनूंगा, पर मैं पूछूं कि हाँ भाई साहब कितने कितने बच्चों को सिगरेट लेने भेज सकता हूं, तो सिगरेट लेने के लिए मैं तुमको नहीं भेज सकता। नहीं आया समझ में? मैं घर के बच्चों में तो गिनूंगा, पर सिगरेट का पैकेट लेने के लिए तुमको नहीं भेज सकता। वैसा ही हो रहा है यहां पे कि यहां पे पॉइंट ये फ्री रिजर्व में गिन तो सकते हो, पर फेस वैल्यू के बायबैक में काम ले नहीं सकते। नहीं आ रही बात समझ में? पक्की बात? तो बेटा लिखो नोट कितने हो गए अपने? अच्छा, फ्री रिजर्व के बारे में लिखवा रहा था मैं। ओके, अब फ्री रिजर्व में स्टार वाली बातें चल रही हैं। ओके, स्टार सिक्योरिटी प्रीमियम is also free reserve, but it is not allowed to be used for buyback of face value and transfer to CRR। मैंने बहुत डिटेल में लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कभी भी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है, लेकिन फेस वैल्यू के बायबैक के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको याद है ना, जितनी फेस वैल्यू का बायबैक फ्री रिजर्व के पैसों से होता है, उतना पैसा फ्री रिजर्व से सीआरआर में जाता है। तो आप फेस वैल्यू का बायबैक करने के लिए और सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जब फ्री रिजर्व की गिनती होगी ना तो गिनेंगे, लेकिन फेस वैल्यू के बायबैक के लिए काम नहीं लेंगे। क्लियर है बात? पक्की बात? गॉट इट? टफ बात तो नहीं है ये वाली कठिन बातें, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। पक्का? अच्छा, अभी एक बैच पहले मेरे से बच्चे ने बोला, सर आपने बोला था ना सर किसी एसेट को बेचने का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है। मैंने बोला नहीं बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा, ये गलत है। एसेट को बेचने का प्रॉफिट पी&एल में ही जाता है। पर मान लो सवाल बोल दे कि साहब मैंने तो कैपिटल रिजर्व में डाल रखा है, फिर क्या करेंगे? अगर सवाल आपको बोल दे कि भाई साहब मैंने तो कैपिटल रिजर्व में डाल रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो अपन सवाल से बैठ के ये झगड़ेंगे क्या यार तूने अकाउंटिंग गलत कर रखी है? बोले हाँ कर रखी है। फिर आगे क्या? चुपचाप सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब नाम तो कैपिटल रिजर्व है, पर अंदर तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है ना, हम काम में ले लेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आगे जीवन में जब भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो कैपिटल रिजर्व में डालो, नहीं, पी&एल में डालना है। ठीक है? क्वेश्चन कभी ये बोलेगा ही नहीं कि कैपिटल रिजर्व में डालो। क्वेश्चन खुद गलती करके दे सकता है, तुमसे गलत करवा नहीं सकता। नहीं आया समझ में? मतलब क्वेश्चन तुमको ये नहीं बोलेगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कैपिटल रिजर्व में डालो, नहीं, कभी नहीं बोलेगा। गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा, हाँ खुद गलत करके दे देगा। कैपिटल रिजर्व 1 लाख का है और नीचे ब्रैकेट में लिख देगा कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अच्छा, एक सवाल और आता है। मान लो सवाल ने बोला कैपिटल रिजर्व 1 लाख का है और नीचे ब्रैकेट में बोल दिया कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑफ ₹60,000। कैपिटल रिजर्व 1 लाख का है पर उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? 60। तो आपको मालूम है 60 के बारे में बता रहा है, 40 के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो 40 काम में नहीं ले सकते, 60 काम में ले लेंगे। गॉट इट? बेटा कोई डाउट?
पक्का? फ्री रिजर्व से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई, कौन सी चीज क्या है? ओके, अब आते हैं हम प्रोविजंस के आखिरी हिस्से पर। और तुम्हें बता दूं, तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसके आते हैं, ठीक है? तो बताओ मैंने कितने पॉइंट लिखवाए तुम्हें? मेन पॉइंट ना, ये तो नोट्स हैं, ये तो नोट्स चल रहे हैं ना 5, तो ये तो नोट्स हैं, नोट्स नहीं। नोट्स से पहले 4 पॉइंट हुए थे, सोर्सेज ऑफ बायबैक। अब सोर्सेज ऑफ बायबैक के बारे में सब बातें हो चुकी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5। ये नोट नंबर 5 नहीं है भाई साहब, मेन पॉइंट है प्रोविजंस का। मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक। हाँ जी बेटा जी, हाँ जी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक। आप इसके ऊपर लिख लो मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट। यही वो कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। और एक और बात बता दूं तुम्हें, तुम्हारा जो एमसीक्यू आएगा ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आएंगे। एमसीक्यू भी सबसे ज्यादा इसी टॉपिक के आएंगे। अब सुनो, हमारा बायबैक के सेक्शन में बायबैक की 3 लिमिट बना रखी है। बायबैक की लिमिट कितनी है? 3। अच्छा, एक चीज मैं लिखना भूल गया यार, ये बताओ क्या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फ्री रिजर्व होता है क्या? अच्छा बताओ, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ एक ही चीज के काम में आता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के। मतलब सीआरआर से डिविडेंड बांटा नहीं जा सकता, और सीआरआर से अगर डिविडेंड नहीं बांट सकते तो ये फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है? चलो अब जरा आ जाओ मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक पे। बायबैक में 3 लिमिट बना रखी है, ठीक है? 3 लिमिट है। पहली लिमिट है, या लिखो देयर आर 3 लिमिट्स there are 3 limits for buyback of equity shares which are as under। बेटा इक्विटी शेयर के बायबैक के लिए कितनी लिमिट्स हैं? 3, ठीक है? अब 3 लिमिट क्या है? पहली लिमिट को बोलते हैं नंबर्स लिमिट। नंबर्स लिमिट सर, नंबर्स लिमिट माने? नंबर्स लिमिट का मतलब होता है बेटा, आप एक साल में 25% से ज्यादा इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं कर सकते। मतलब ऐसा समझो, तुम्हारे टोटल इक्विटी शेयर 1 लाख है, तो तुम 25,000 से ज्यादा इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं कर सकते एक साल में। कुल मिला के मतलब, जैसे मान लो पहले 5 का कर लिया, फिर 5 का कर लिया, फिर 10 का कर लिया, फिर 5 का कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार कर रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप एक साल में बायबैक जो करोगे वो टोटल 25% से ज्यादा इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे 2 लाख इक्विटी शेयर हैं, तो मैं एक साल में 50,000 से ज्यादा इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं कर सकता। गॉट दिस पॉइंट? आ गई मेरी बात समझ में?
नंबर्स लिमिट क्या है? 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मतलब हमारे जितने इक्विटी शेयर इशूड हैं उनके 25% से ज्यादा इक्विटी शेयर आप बायबैक नहीं कर सकते। नहीं आया समझ में? पक्का? दूसरी लिमिट है अमाउंट लिमिट। मतलब बायबैक पर जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, या आप इसको पेमेंट लिमिट भी बोल सकते हो। मतलब बायबैक पर जो आप टोटल पेमेंट कर रहे हो ना, जैसे मान लो मैं 1,00,000 इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहा हूं 16 रुपए की रेट में, तो पेमेंट कितने का हो रहा है? 16 लाख रुपए का। 1,00,000 इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहा हूं 16 रुपए की रेट में, तो बायबैक में पेमेंट कितने का हो रहा है? 16 लाख रुपए का। कितने का बोलो? 16 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है। बोलो यस और नो? यस। अब सुनो, 16 लाख रुपए का ये जो पेमेंट है ना, ये इस पेमेंट की लिमिट है। आप मैक्सिमम पेमेंट कितना कर सकते हो? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब बेटा जो अपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों का अमाउंट मिलाकर है, उसके 25% से ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में? क्या पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं? अरे यार क्या लिखा है? पेड अप इक्विटी कैपिटल लिखा है या सिर्फ पेड अप कैपिटल लिखा है? तो पेड अप कैपिटल में तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों गिनते हैं। नहीं आया समझ में? पेड अप इक्विटी कैपिटल थोड़ी लिखा है, पेड अप कैपिटल लिखा है। और पेड अप कैपिटल लिखा है, इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों। कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, ठीक है? अच्छा, यहां फ्री रिजर्व इस्तेमाल की बात नहीं हो रही, गिनती की बात हो रही है। सिर्फ गिनी तो रहे, काम में लेने की बात थोड़ी कर रहे हैं, गिनने की बात है। क्या इस फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी गिनेंगे? यस। नहीं आया समझ में? अरे गिनना तो है, काम में नहीं लेना। तो आप गिनती की तो बात, लिमिट की तो बात हो रही है, तो लिमिट में तो गिनोगे ना, हाँ कि ना? तो फ्री रिजर्व में ये जो फ्री रिजर्व आप लोगे, दिस विल बी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। शॉर्ट में लिख दूं क्या? एसपीआर, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं आया समझ में? इसका मतलब मान लो मेरी पेड अप कैपिटल 10 लाख है और फ्री रिजर्व मेरे मान लो 14 लाख है, तो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 24 लाख। तो इसका 25% कितना हो गया? 6 लाख। मतलब भाई साहब बायबैक कितने भी शेयर का करो, लेकिन पेमेंट 6 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। नहीं आई बात समझ में? बेटा वो शेयर ज्यादा नहीं हो सकता ना, क्योंकि पहली लिमिट भी तो रोक लगा रही है। पहली लिमिट तो नंबर्स पे रोक लगा रही है, दूसरी लिमिट पेमेंट पे रोक लगा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? पहली लिमिट तो बोल रही है कि भाई तेरे 1,00,000 शेयर है, 25,000 से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकता। दूसरी लिमिट कह रही है जो शेयर तू बायबैक कर रहा है उस पर 6 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकता। मेरी बात आ रही है समझ में? और तीसरी बात, डेट इक्विटी रेशियो। अभी डेट इक्विटी रेशियो का फंडा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सच बताऊं तो यही है जो मुश्किल है।
सब बच्चे सुनना, तीसरी लिमिट कहती है कि बायबैक करने के बाद जो आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है, बायबैक करने के बाद जो आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व बचेगा, वो बचा हुआ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व लाइबिलिटीज के आधे से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मान लो आपकी सारी लाइबिलिटी मिलाकर 1000 करोड़ की है, सारी लाइबिलिटी मिलाकर 1000 करोड़ की है, तो बायबैक करने के बाद जो बची हुई पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? मान लो तुम्हारी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व ये दोनों 700 करोड़ है, ठीक है, और आपकी लाइबिलिटी 1000 करोड़ है। तो तीसरी लिमिट कहती है बायबैक करने के बाद आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व लाइबिलिटी के आधे से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आज 700 करोड़ है ना, 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 200 करोड़ तो घटा सकते हो पर 500 करोड़ के नीचे नहीं जा सकते। नहीं आया समझ में? हाँ, अब मान ले अगर यहाँ पे पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 400 करोड़ है, तो मेरा जवाब पता क्या होगा? बायबैक कर ही नहीं सकती है कंपनी। क्यों? क्योंकि इसकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व पहले ही लाइबिलिटी के आधे से कम है। अब पहले ही लाइबिलिटी के आधे से कम है, ये बायबैक कर ही नहीं सकती, काम खत्म। इक्वल हो तो भी नहीं कर सकती ना। अरे मेरी बात को समझो, आप 500 से नीचे नहीं जा सकते। अगर आप 500 पर भी हो तो भी नीचे तो नहीं जा सकते ना। मेरी बात को समझ लो। मैंने बोला इस पूरी बिल्डिंग में सारे लोग बैठे, मैंने बोला पहली मंजिल से नीचे कोई नहीं उतरेगा। इसका मतलब ये हुआ चौथी मंजिल वाला तो पहली मंजिल तक आ सकता है, तीसरी मंजिल वाला भी नीचे आ सकता है, दूसरी मंजिल वाला भी नीचे आ सकता है, पर पहली मंजिल वाला तो बैठ सकता है, नीचे नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में? हो ही नहीं सकता। ये सवाल आता है हमारे एग्जाम में, खूब आया ये वाला सवाल, खूब खूब आया है। और ये आएगा एमसीक्यू में तुम्हारे। लाइबिलिटी तुम्हारी 1000 करोड़ की है, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 500 करोड़ का है, बताओ मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है? 0, खत्म। 1 मिनट में 1 नंबर आ गए। हाँ, और बायबैक के लिए पेमेंट, देख खर्च और पेमेंट दोनों में फर्क है, अभी तो समझ जाएगा थोड़ी देर में। पेमेंट जो है ना, पेमेंट वो 175 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता तुम्हारा। आप पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 25% से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? हाँ जी, जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है? लेकिन सच बताऊं, अभी जब मैं इस बात को समझाना शुरू करूंगा ना एग्जाम्पल से, तब तुमको समझ में आएगा कि दरअसल असली बात तो तुम समझे ही नहीं थे। अब डेट इक्विटी रेशियो में लिखो, इट मीन्स या it says that paid up capital and free reserve, paid up capital and free reserve after buyback must not be less than half of total liabilities। बेटा मैंने यहां लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं बोला है, मैंने टोटल लाइबिलिटी बोला है। टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज
एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटी चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मिलाकर लेना है। बताओ बेटा, एनी डाउट? बोलो, मैंने बोला एनी डाउट? ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा मान लो अगर मेरी लाइबिलिटी 3000 करोड़ है, तो बायबैक करने के बाद मेरी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितने से कम नहीं हो सकता? 1500 करोड़। लाइबिलिटी कितनी है? 3000 करोड़, आधा कितना होता है? 1500 करोड़। तो मेरी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है ना, वो 1500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। मेरी बात आ गई समझ में? लेकिन अब मेरे दिमाग में एक और सवाल है, इवन दो, चलो पहले ये वाला पूछता हूं, इधर वाला पूछता हूं। मैंने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक शेयर मैंने 30 रुपए में बायबैक किया, ठीक है? मेरा सवाल एकदम सिंपल है, मेरी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना रिड्यूस होगा? ₹10 का की फेस वैल्यू, 30 रुपए में बायबैक किया, मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर 20 रुपए के प्रीमियम पे बायबैक किया, तो टोटल 30 रुपए लगे। मेरा सवाल यह है कि इस बायबैक से मेरी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितने रुपए रिड्यूस होगा, ये बताओ। मेरी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितने रुपए कम होगा, ये बताओ। इसका जवाब है 10 रुपए। ₹10। प्रीमियम कहां से चार्ज होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो जब चार्ज करोगे तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी कम होगा? आप कोई खर्चा सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कम नहीं होगा? पीएनडल से कोई खर्चा करते हो तो पीएनडल कम होता है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम का पैसा ले लोगे तो कम होगा, हाँ कि ना? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व में गिनते हैं? तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कम होना भी फ्री रिजर्व के अमाउंट को कम करेगा, करेगा। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 30 रुपए में बायबैक करता हूं, तो 10 रुपए तो मेरी पेड अप कैपिटल में कम हो जाएगा और 20 रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में कम हो जाएगा। तो आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना कम होगा? 30। 20 कैसे होगा बेटा? तूने इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक किया तो 10 रुपए तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई, 20 रुपए तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम का खर्चा ले लिया, तो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो भी 20 रुपए कम हो गया। तो तुम्हारी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना कम हो गया? 30 रुपए। तुम्हारी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना रिड्यूस हो गया? 40 रुपए। 30 नहीं, 40। बताता हूं क्यों। जितनी फेस वैल्यू का बायबैक फ्री रिजर्व के पैसों से कर रहे हो, उतना पैसा आप फ्री रिजर्व से सीआरआर में डाल रहे हो, और सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो जब आप 10 रुपए का शेयर 30 रुपए में बायबैक करते हो ना, तो आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 40 रुपए कम होते हैं। अब इधर देखो, तुम्हें दो तरीके से समझाता हूं, एंट्री से भी समझाऊंगा और फिर मैं तुमको चार्ट से भी समझा रहा हूं। इधर देखो, ये कल वाला चार्ट याद है ना, ये वाला। अब बेटा, अगर तुम 10 रुपए का शेयर 30 रुपए में बायबैक कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए कम हो जाएगी,
और तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम ये 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम से कम हो जाएगा। कितने रुपए कम हो गए? 30। और ये 10 रुपए का बायबैक तुमने फ्री रिजर्व के पैसों से किया है, तो ये पैसा फ्री रिजर्व से सीआरआर में चला जाएगा, और सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं होता, तो फ्री से नॉन फ्री में चला गया 10 रुपए। तो 10 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में कम हो गए, 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में कम हो गए, और 10 रुपए फ्री रिजर्व से सीआरआर में गए, तो फ्री रिजर्व भी कम हो गया। तो तुम्हारी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 40 रुपए रिड्यूस होते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? अब अगर तुमसे कोई पूछे एक शेयर के बायबैक से पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना कम होता है, तो तुम्हारा जवाब पता है क्या होना चाहिए? फेस वैल्यू प्लस बायबैक का अमाउंट। 10 रुपए तो सीआरआर में फेस वैल्यू के जाएंगे, वो कम होना है, प्लस 30 रुपए में तुम बायबैक कर रहे हो, तो 30 तो कम होना ही है। अरे भाई तुम बायबैक में 30 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 30 तो कम होना ही है, और 10 सीआरआर में डलेगा, वो और कम हो रहा है, तो कितने रुपए कम होते हैं? 40। यार समझ में? पक्की बात? क्या मैं ये वाली बात लिखवाऊं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही वाली है। पूरे चैप्टर में सारे बच्चों को सब कुछ आ जाता है, ये जो बात है ना, ये दिमाग में बैठती नहीं है लोगों को। तुम्हारे बैठी क्या बात? यार ऐसा सोचो ना यार, 30 रुपए तू खर्च कर रहा है ना, तो 30 तो कम होना ही है, इसमें तो कोई सवाल जवाब ही नहीं होने चाहिए, ठीक है? और 10 रुपए तू फ्री रिजर्व से निकाल के सीआरआर में डाल रहा है, वो भी कम कर रहा है, तो कम कितना हो गया? 40। मेरी बात आ रही है समझ में? अरे भाई मैंने जैसे ऐसा समझो, 30 रुपए तू खर्च करेगा तो तेरी जेब से 30 रुपए तो कम होनी है, और 10 रुपए तो भिखारी को भी देगा, तो 40 कम होने ना। गॉट इट? चलो लिखो ये वाली बात। चलो स्टार लगाते हैं। When we do buyback of equity share, then paid up capital and free reserves are reduced by अब बेटा कितना रिड्यूस होगा? बायबैक प्राइस मतलब यार 30 रुपए में तुम बायबैक कर रहे हो, तो 30 तो कम होना ही है, 30 तो तुम खर्च ही कर रहे हो, प्लस फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू के बराबर पैसा तुमने सीआरआर में ट्रांसफर किया होगा, वो और तुम्हारा कम होता है। नहीं आया समझ में? अच्छा अब एक बात बताओ, 10 रुपए का शेयर 25 रुपए में बायबैक किया, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना कम होगा? जल्दी बताओ कितना? 35।
₹10 की फेस वैल्यू का शेयर है, ₹25 में बायबैक किया, 25, तो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व कितना रिड्यूस होगा? 35। भाई ₹25 तो तुम खर्च कर रहे हो, वो तो कम होना ही है, और फेस वैल्यू के बराबर पैसा फ्री रिजर्व से CRR में जाएगा, वो भी कम होगा, तो कुल मिलाकर कितना कम होगा? 35। पक्का? अब यहां तो 3 लिमिट है और तीनों अलग अलग बातें कह रही हैं, कौन सी वाली लिमिट काम करेगी हमारे लिए? मैं बताता हूं, एक एग्जांपल सुनो। तुम घर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, सारे घर वाले नाराज हैं, ठीक है, दादाजी ने बोला अगर तू घर के ये मेन गेट से बाहर निकल गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोला ठीक है भाई, नहीं निकलेंगे दरवाजे से बाहर। इतनी देर में मम्मी आई, मम्मी बोली घर के गेट से अगर तू बाहर निकल गया ना, लॉन में भी चला गया ना, तो मैं देखना बेलन से पिटाई कर दूंगी तेरी, डंडे मारूंगी तेरे को। तुमने बोला अच्छा ठीक है भाई, नहीं जाऊंगा, इस दरवाजे के भी बाहर नहीं जाऊंगा, घर के गार्डन में भी नहीं जाऊंगा। फिर इतनी देर में पापा आए और पापा ने तुमको मोबाइल पे रील स्क्रॉल करते हुए देख लिया, पापा और गुस्सा हो गए। पापा बोले अपने कमरे में जा, और अगर अपने कमरे से बाहर निकल गया तो टांगे तोड़ दूंगा। अब तुम मुझे बताओ, 3 लोगों ने 3 लिमिट बताई है, तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट क्या है? कमरा। इसका मतलब ये हुआ अगर 3 लिमिट है तो जो सबसे कम है ना वही तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि तुम कोई लिमिट नहीं तोड़ सकते। तो यहां पे 3 लिमिट है, इन तीनों में जो सबसे कम आएगी ना वो तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट कहलाएगी। मेरी बात आ गई समझ में? अच्छा मान लो पहली वाली लिमिट ने बोला 10,000 शेयर का बायबैक हो सकता है, दूसरी वाली ने बोला 25,000 इक्विटी शेयर का बायबैक हो सकता है, और तीसरी वाली बोल रही है 15,000 इक्विटी शेयर का बायबैक हो सकता है। तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 10। ठीक है, नीचे स्टार लगा के लिखो इधर, the minimum of the above 3 limits, the minimum of the above 3 limits will be taken as our maximum limit of buyback, will be taken as our maximum limit of buyback। तो बेटा वही हमारी बायबैक की मैक्सिमम लिमिट है, विल बी टेकन एज मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक, तो वो हमारी बायबैक की मैक्सिमम लिमिट है। बताओ जी बताओ, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, कल अपन पहले मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक के सवाल प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें सिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा साथ में आने वाली और 3 परेशानियां, फिर हम करेंगे सारे सवाल मजे से। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर मेरी लिखवाई हुई सारी बातें तुम्हें ध्यान रही तो तुम जब सवाल रीड करोगे ना तो तुम्हारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अब सवाल जब तुम सवाल रीड करोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा सवाल तुमसे बातें कर रहा है, क्योंकि सवाल में लिखी हुई हर लाइन तुम्हें कुछ ना कुछ बता रही होगी, क्योंकि अपन हर बात को अपन इतनी गहराई से समझ लिया तो सवाल में लिखी हुई हर एक लाइन कहां जाकर के आपको उलझाने वाली है ये आपको पहले ही पता लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की बात यहीं तक, आगे की बात करेंगे कल।